हेलो बच्चों, तो आज मॉक ड्रिल के सॉल्यूशन के लिए अपन आमने सामने हैं। 7 मई को आपका जो मॉक ड्रिल का पेपर हुआ है ब्रह्मास्त्र का, उसके पेपर 1 के सॉल्यूशंस मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, रॉड ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसकी लेंथ के अलॉन्ग जो है मटेरियल की डेंसिटी वेरी कर रही है। रॉड को एक्सेलेट करते हैं ए एक्सेलेशन से। फिर ये बोलते हैं कि दो अलग अलग कोई क्रॉस सेक्शन बनाए, क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2, जहाँ पर आप देखें अगर आगे ये ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेस के साथ, एक्स के साथ स्ट्रेस का, और एक्स की दो अलग अलग वैल्यू पर जो ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है उनके एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 है, जो कि गिवन है। अल्फा 1 भी दिया हुआ है, अल्फा 2 दिया हुआ है। लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ रॉड एट क्रॉस सेक्शन 1, जहाँ पर टेंजेंट, ग्राफ में जो टेंजेंट थी किसी x1 लोकेशन पर, वहाँ डेंसिटी गिवन है, और ये जो x2 लोकेशन है वहाँ की डेंसिटी उन्होंने पूछा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं x दूरी पर जाकर एक एलिमेंट लूँ dx लेंथ का, उसके एक सिरे पे टेंशन को t मान लूँ, एक तरफ टेंशन को t प्लस dt मान लूँ, तो उस छोटे से एलिमेंट पर जो नेट फोर्स होगा वो dt बन जाएगा, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। एलिमेंट का मास इस जगह पर अगर डेंसिटी रो है इनटू वॉल्यूम है a dx, ये मास हो गया, इनटू एक्सेलेरेशन। अब अगर मैं एरिया को उधर डिवाइड कर दूं तो dt बाय a, आप समझ सकते हैं ये जो है ये d ऑफ स्ट्रेस है। भाई यहाँ स्ट्रेस कितना है t बाय a, यहाँ स्ट्रेस कितना है t प्लस dt बाय a, तो जो स्ट्रेस का अंतर आएगा वो dt बाय a आ जाएगा। तो उसको लिख दिया मैंने d ऑफ स्ट्रेस। इधर लिखा हुआ है रो a dx, dx को उस तरफ डिवाइड कर दें तो d बाई dx ऑफ स्ट्रेस इक्वल्स टू आ गया रो a। ठीक है भाई, अब आप देखो ये जो है ना स्ट्रेस और x के ग्राफ में स्लोप है। तो अगर आप गिवन ग्राफ को देखें तो टेंजेंट अगर अल्फा 1 अल्फा 2 एंगल बना रही है तो जो उसकी स्लोप होगी अल्फा 1 एंगल पर, उसको बोल सकता हूँ मैं tan 37, दिस शुड बी इक्वल्स टू रो 1 इंटू ए। और ऐसी जहाँ पर स्लोप 53 है, एंगल 53 है, वहाँ पर स्लोप tan 53, ये हो जाएगा रो 2a। इनको डिवाइड कर देंगे, ये रो 1 है, ये रो 2 है, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक्सरे पर बेस्ड अगेन अच्छा सवाल। A cobalt atomic number 27 target is bombarded with electrons and the wavelength of its characteristic X-ray spectrum are measured। एक सेकंड वीक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम और मिला जो कि किसी इम्प्योरिटी की वजह से था। वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन आर 225 पिकोमीटर फॉर कोबाल्ट, ये काम की बात है। तो उन्होंने के अल्फा लाइन के लिए जो वेवलेंथ है कोबाल्ट के लिए वो गिवन है, और जो इम्प्योरिटी है उसके लिए 100 दे रखी है पिकोमीटर में इम्प्योरिटी के लिए, आप देखें लिखा हुआ है। तो पूछा एटॉमिक नंबर बताओ इम्प्योरिटी का, तो मॉजलेस लॉ आप जानते होंगे, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू a टाइम्स z माइनस बी। ये फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना है, एक बार कोबाल्ट के लिए, एक बार इम्प्योरिटी के लिए। तो इसको लिख सकता हूँ रूट के अंदर c बाय वेवलेंथ, तो रूट c अपॉन वेवलेंथ 225 इक्वल्स टू a टाइम्स z की वैल्यू कोबाल्ट के लिए दे रखा है 27 है, और b की वैल्यू 1 गिवन है के अल्फा के लिए, ये पहली इक्वेशन। सेम ऐसी इम्प्योरिटी के लिए c बाय वेवलेंथ इक्वल्स टू a टाइम्स, माना उसकी एटॉमिक नंबर की वैल्यू z है -1। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड, पैरेलल लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ सेमी सिलेंड्रिकल रॉड। एक जैसे इसका अगर मैं आपको दूसरा व्यू दिखाऊं इस तरह से, एक रॉड है सेमी सिलेंडर, उसका साइड व्यू यहाँ से दिखा रखा है। व्यू आने वाली बहुत सारी रेज हैं जो कि कितने एंगल पर आ रही है, 60 डिग्री एंगल पर। फिर आगे लिखा हुआ है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इफ फाइज द पोजीशन वेयर, ये काम की लाइन है, वेयर द रेज आर इमर्जिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। मैं वापस से वही वाला व्यू दिखाता हूँ अलग डायग्राम में, इसको अपन को ऐसे रेज करना पड़ेगा। हाँ भाई, तो आप देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके डायग्राम बना रहा हूँ ताकि अच्छा समझ में आए। आने वाली रेज आती है, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
फाई इज़ द पोजीशन, ये एंगल फाई दिखा रखा है, तो वो पोजीशन बतानी है, पूरी रेंज बतानी है जहाँ से रेज बाहर निकलेंगी, इमर्जिंग आउट। तो कहीं ना कहीं ये सवाल दिमाग में फीलिंग देता है कि TIR टाइप का कुछ होने वाला है। तो अगर मैं एक कोई सी भी रे लेता हूँ या नॉर्मल लाइन बनाता हूँ, रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे भेज देता हूँ। यहाँ नॉर्मल लाइन बनाने के लिए इससे मिला देता हूँ, और ये एंगल ही तो फाई है ना। मैं जानबूझकर उस रे की बात कर रहा हूँ जो एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल पर आके गिरी थी। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखें मटेरियल का तो वो 2 है, मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 60 गिवन है, ये एंगल R मान लेते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो 1 × sin 60 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 2 × sin R। यहाँ से sin R √3/4 आ जाएगा और sin इनवर्स √3/4 25 डिग्री है। इसका मतलब एंगल R 25 डिग्री है। ये 25 आ गया तो बचा हुआ है 75 हो जाएगा। ये 75 है, क्रिटिकल एंगल 30 है, तो ये आपका 85 हो जाएगा। इसका मतलब फाई की एक लिमिटिंग वैल्यू आपके पास 85 आ गई। एक चीज़ और सोच सकते हैं, अगर मैं इस फाई को थोड़ा कम कर दूं, मतलब मैं इस पॉइंट पर नहीं देखकर यहाँ पर जो रे पहुँचती, यहाँ कहीं से आती, फिर रिफ्रैक्ट होके यहाँ जाती, और फिर यहाँ मैं TIR की सोचता। आप खुद सोचो, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल R फिक्स है 25 डिग्री स्नेल्स लॉ से, मतलब ये एंगल जो भी ट्राइंगल यहाँ भी बनेगा अगर, उसमें भी ये वाला एंगल 75 ही होने वाला है। ये एंगल फिक्स है, क्रिटिकल एंगल को बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से देखना आप, इन तीनों का समेशन टोटल मिलाकर 180 होना चाहिए। अगर मैं इस फाई एंगल को कम कर दूं, ये एंगल फिक्स है, फाई एंगल कम करूंगा तो यहाँ जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो बढ़ जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब जो पीछे वाली रे होगी, फाई एंगल कम हो गया उसके लिए, फाई एंगल कम होती वहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इससे ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर रे का TIR हो जाएगा, जबकि मुझे तो रे को बाहर निकालना है। इसका मतलब ये वो लिमिटिंग पॉइंट है जहाँ से रे ऐसे बाहर निकल रही होगी। इसके आगे 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 अब दूसरा पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेम इसी तरह से मैंने फाई की दूसरी लिमिटिंग वैल्यू तक जाने के लिए यहाँ पर रे को भेजा, ये नॉर्मल लाइन, रे ऐसे रिफ्रैक्ट होकर पहुँची, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए ऐसे मिला दिया, वापस से वो स्नेल्स लॉ से ही आपके पास ये 25 आ जाएगा, तो आपके पास ये वाला 75 आ जाएगा। ये एंगल फाई, हालांकि फाई वहाँ से नाप रहे हैं, मैंने इधर से मेज़र कर लिया एक बार के लिए, इसको फाई नॉट बोल दो, है ना, फाई नॉट है। और लिमिटिंग केस में ये क्रिटिकल एंगल जो कि 30 डिग्री था। अब आप देखें टोटल 180 करना है मुझे, तो ये फाई नॉट प्लस 30 प्लस वो पूरा मिलाकर, कुछ गलती तो नहीं हुई ऐसे, ये 25 था, ये 90 है, सॉरी ये वाला 90 था, है ना, 30 प्लस 25 प्लस 90, ये टोटल समेशन 180 होना चाहिए। ये उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, और ये 55 माइनस होगा तो फाई नॉट की वैल्यू 35 आ जाएगी। पर ये 35 यहाँ से है, जबकि उन्होंने क्वेश्चन के आप डायग्राम में देखें एंगल यहाँ से मेज़र करा है। तो अगर मैं यहाँ से एंगल मेज़र करूँगा तो 35 माइनस कर दें 180 में से कितना आ जाएगा, 145। इसका मतलब जो आपकी रेंज आनी चाहिए वो 85 से 145 की रेंज में जो रेज होंगी फाई एंगल बनाते हुए वो बाहर निकल जाएंगी। तो अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। वन रोप ऑफ ए स्विंग इज फिक्स्ड अबाउट द अदर रोप बाय बी। एक रोप को यहाँ फिक्स कर रखा है, दूसरे रोप को यहाँ फिक्स कर रखा है, यहाँ एक पार्टिकल अटैच कर दिया और इसको ऐसे आगे पीछे स्विंग करवा रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ L1 L2 डिस्टेंस C B इनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। काम की बात ये है कि इस पार्टिकल को थोड़ा सा इस प्लेन से बाहर की तरफ लेकर आया और छोड़ दिया, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, स्मॉल ऑसिलेशन, उसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखिए सिंपल तरीका ये है कि एक रोप को इस पॉइंट से मैंने फिक्स किया, दूसरी रोप को मैंने सपोज इस पॉइंट से फिक्स करा और यहाँ पर मैंने वो पॉइंट मास अटैच कर रखा है। अगर मैं एक बार के लिए इसको इससे मिला दूँ ऐसे, है ना, और यहाँ से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, इस वाली लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए कुछ भी नाम देता हूँ, S नाम दे देता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल पेंडुलम बन गया। अगर मैं G को भी, जैसे G तो ऐसे लग रहा होगा, पर G का कॉम्पोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग निकाल लूँ, इसके अलॉन्ग, मैं इस एंगल को थीटा कह रहा हूँ, तो इधर की तरफ G cos थीटा आएगा। अब जैसे सिंपल पेंडुलम होता था, ये यहाँ पर बॉब अटैच, अगर मैं इसको इस तरह से ऑसिलेशन कराऊँ या ऐसे ऑसिलेशन करा लो, एक ही बात है ना। अगर मैं ऐसे ऑसिलेशन कराता हूँ तो इस स्ट्रिंग वाली जो लाइन है, जो कि इस तरह से
इस तरह से ऐसे ऑसिलेशन कराओ चाहे ऐसे कराओ तो वहाँ 2π√L/g लिखते थे। उसी तरह से यहाँ पर मैं टाइम पीरियड क्या लिख सकता हूँ, 2π√L की जगह ये आ जाएगा, g की जगह g cos थीटा आ जाएगा। अब बस मुझे कहीं से s और cos थीटा मिल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा तक ऐसे पहुँच सकते हैं, अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ और एक वर्टिकल लाइन बना दूँ, ये डिस्टेंस c है, वहाँ से देख सकते हैं ये b है। देखो ये थीटा एंगल है तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल भी थीटा होगा, इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को एक ट्रायंगुलर प्लेट मानूँ और पूरे को पकड़ के ऐसे थीटा एंगल से घुमा दूंगा तो ये वाली जो लाइन थी ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, मतलब जितने एंगल से ये घूमेगा ये लाइन भी उतने एंगल से घूम जाएगी। या तो ऐसे देख लें, या दूसरा सिंपल तरीका एक और, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये है, ये वाली लाइन है, इसी के अलॉन्ग कर रखा है वो जी का कॉम्पोनेंट मैंने, और उसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। जितना एंगल इन दोनों के बीच में होगा उतना ही एंगल इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का होना चाहिए। अब उस वाले ट्राइंगल से आपके पास बहुत इजीली cos थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा cos थीटा, बेस C अपॉन हाइपोटेनस रूट ऑफ b² + c²। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है। अब मुझे s पता करना है। s पता करने के लिए आप ढंग से देखें, ये डिस्टेंस है L2, ये वाली डिस्टेंस है L1। अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस लिख लूँ पाइथागोरस थ्योरम से तो ऐसे लिख सकता हूँ रूट के अंदर L2² - s²। ऐसे ये वाली डिस्टेंस लिख लूँ इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से रूट ऑफ L1² - s²। सही बात है। अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, b² + c² इक्वल्स टू इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस इन दोनों का समेशन बन जाएगी, रूट ऑफ L1² - s² प्लस रूट ऑफ L2² - s², इस पूरी लेंथ का स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। s की वैल्यू उठाकर आप पुट करेंगे, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल क्वेश्चन है ये। रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये जो फ्रेम दिखा रखा है आपको इसका रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है भाई, इसमें कैपेसिटर लगा रखा है, लूप की डायमेंशंस गिवन है, पास में एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट टाइम की फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल करंट है। फिर कुछ ऑप्शन है सवाल में, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन, जिसमें क्या क्या पूछा है, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, करंट की वैल्यू मिनिमम किस टाइम पर होगी, ये सारी बातें चार्ज और करंट से रिलेटेड है। अब देखिए इतना सा करना है, पहले प्रोसेस समझें। इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट वेरी कर रहा है तो इस लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो बाय फैराडेज लॉ एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मेरा टारगेट पहले यही है कि मुझे ईएमएफ पता करना है। ईएमएफ तो d∅/dt होता है ना, मॉड लगाते हुए लिखा हुआ है, माइनस लगा दो चाहो तो इस तरह से। तो मुझे फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से x दूरी पर जाऊँगा, एक स्ट्रिप लूँगा, उसमें करंट I मानते हुए इस छोटे से स्ट्रिप से स्मॉल फ्लक्स d∅ लिखूँगा पहले, है ना, b इंटू एरिया से। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है μ0I/2πx इंटू इसका एरिया है 4dx। इंटीग्रेट कर दें, x की लिमिट आ जाएगी 2 से लेकर 4 तक। कितना आ जाएगा, μ0I इंटू 2/π, ये बाहर आ गया, 1/x का ln x हो जाएगा तो वो ln2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें करंट का फंक्शन डाल देते हैं, I0 sin ऑफ ω/t + π/6। मेरे पास फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ईएमएफ आ जाएगा 2μ0 I0/π ln2, ये कांस्टेंट, इसका हो जाएगा cos, और एक ओमेगा भी आ जाएगा, cos ऑफ ω/t + π/6। ठीक है, ईएमएफ आ गया आपके पास। अब आप समझ सकते हैं इस लूप के अंदर किसी भी जनरल टाइम पर अगर इस पर कुछ Q और -Q चार्ज है तो Q बराबर CV फॉर्मूले से C टाइम्स EMF लिख सकता हूँ, और EMF का वो फंक्शन यहाँ डाल देंगे तो मेरे पास चार्ज का एक फंक्शन आ जाएगा, वो भी लिख के बता दूँ, 2μ0 I0 देन ओमेगा ln2/π इंटू कैपेसिटेंस भी आगे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं कहीं कैपेसिटेंस ये वाला, है ना, इंटू cos ऑफ ω/t + π/6। ये आप देखिए आपके पास चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, मतलब लगभग आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस अब आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, उसके लिए कॉस फंक्शन की मैक्स वैल्यू 1 डाल दें।
चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी बराबर 0, टी की जगह 0 डाल दें, इनिशियल चार्ज आ जाएगा। करंट इन द फ्रेम इज मिनिमम, तो करंट तक पहुंचने के लिए आप डी क्यू बाई डी टी का सहारा ले सकते हैं। तो इस फंक्शन को आप जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में, आपके पास करंट का फंक्शन तैयार हो जाएगा। तो आप आराम से सी और डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ड्रम ऑफ मास एम ए एंड रेडियस ए, एक ड्रम है, ऐसे रखा हुआ इस तरह से, है ना। इसका मास एम ए है, इसकी रेडियस ए है। इस रोटेट्स फ्रीली विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सपोज ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे फ्रीली घूम रहा है कुछ ओमेगा ए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से। सेकंड ड्रम विद मास एम बी एंड रेडियस बी विच इज़ ग्रेटर देन ए, एक दूसरा ड्रम इसके आउटर में रखा हुआ है, उसकी रेडियस बी है, मास उसका एम बी है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं आगे, ए थिन लेयर ऑफ सैंड विद मास एम एस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए स्मॉल ड्रम। भाई स्मॉल ड्रम के अंदर यहाँ पर सैंड भरी हुई है, इनर सरफेस पे सैंड चिपकी हुई है जिसका मास एम एस है, और वो भी साथ साथ रोटेट हो रही थी। एट टी बराबर 0 स्मॉल होल इन द इनर ड्रम्स आर मेड। इसके अंदर छोटे ड्रम की बात चल रही है, इसके सरफेस पर एक छोटा सा होल बना दिया, उससे सैंड पार्टिकल्स घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आप समझ सकते हैं बाहर निकलेंगे पार्टिकल्स। टू फ्लाई आउट एट कॉन्स्टेंट रेट लैम्डा kg पर सेकेंड, इस कॉन्स्टेंट रेट से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं एंड स्टिक्स टू द आउटर ड्रम, और बाहर वाले ड्रम पर स्टिक होते जाते हैं। अब कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, और बहुत देर के बाद, जब बहुत देर हो चुकी होगी, जब बहुत देर का मतलब जब सारी सैंड आउटर पे आके स्टिक हो चुकी होगी। फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ ड्रम बी, इस ड्रम बी की एंगुलर स्पीड फाइनली क्या होगी, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जानते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस सैंड और जो आउटर वाला सिलेंडर उसको एक सिस्टम ले रहा हूँ। सैंड पार्टिकल जब उससे स्टिक होंगे तो जो आपस का स्टिकिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो तो टॉर्क आएगा नहीं, इंटरनल फोर्स है, तो सिस्टम में नेट टॉर्क 0 हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। सैंड का एंगुलर मोमेंटम था एम एस इंटू उसकी डिस्टेंस थी ए स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है मैंने, एक रिंग की तरह सोचो, सारे पार्टिकल्स ए दूरी पर थे, तो आई इंटू ओमेगा ए, और जो आउटर ड्रम है उसके पास ओमेगा था ही नहीं शुरू में। ध्यान रखना मैं आउटर ड्रम और सैंड पार्टिकल्स के सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ, इज इक्वल टू फाइनली अब सारा मास आउटर ड्रम पे आके स्टिक हो जाएगा, तो टोटल मास सैंड का मास प्लस बी वाले का मास इंटू बी स्क्वायर कर दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इंटू ओमेगा फाइनल बोल देते हैं। इससे मेरे पास बहुत आसानी से फाइनल ओमेगा आ जाएगा, आप आंसर चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ ड्रम इज इक्वल टू ओमेगा ए। ये सही है क्योंकि जो सैंड पार्टिकल्स इससे बाहर निकल रहे हैं वो इसके रेस्पेक्ट में 0 वेलोसिटी से मतलब बाहर निकल रहे हैं। तो अगर मैं थ्रस्ट फोर्स की बात करूं जो कि म्यू टाइम्स वी रिलेटिव टाइम्स डी म्यू बाय डी टी होता है, तो अगर आप देखें वी रिलेटिव जो है मतलब सैंड पार्टिकल्स की जिस सिस्टम से वो डिटैच हो रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में स्पीड जो कि रोटेशन के साथ फ्रीली बाहर निकल रहे हैं, तो उस इनर ड्रम के रेस्पेक्ट में 0 वेलोसिटी से बाहर निकल रहे हैं वो, इसके 0 होने की वजह से वो बाहर निकलते टाइम इस पर किसी भी प्रकार का थ्रस्ट फोर्स नहीं लगाएंगे, तो कोई टॉर्क भी नहीं आएगा इस पर। छोटे ड्रम पे टॉर्क नहीं आएगा तो अल्फा जनरेट नहीं होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, ए मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट। डायग्राम बना हुआ है, 2 स्लिट बना रखी है, S1 S2 डी सेपरेशन पर, लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, और सारे डेटा दे रखे हैं। काम की बात पर आते हैं। जैसे पहला ऑप्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी फॉर विच देयर इज अ डार्क फ्रिंज एट O। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डार्क फ्रिंज बने, तो आप देखो जैसे यहाँ से लाइट S1 पे पहुँची, S2 पर पहुँची। पहले मेरा टारगेट है इस पॉइंट पर आने वाली वेव्स के बीच में मुझे पाथ का डिफरेंस पता करना है। यहाँ से लाइट O पर पहुँचेगी, यहाँ से ऐसे पहुँच जाएगी। इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन के बीच में, इन दोनों के बीच में जो पाथ का डिफरेंस आया होगा वो मैं इस वाले फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, dy बाई डी वाले फॉर्मूले से। d ये वाला सेपरेशन, y जो होगा इसको उल्टा सोचा आप, 2 स्लिट से लाइट स्क्रीन पर, मान लेते हैं वर्चुअल स्क्रीन है जा रही है, इन स्लिट के मिड वाले लाइन से हम y दूरी नापा करते थे ऐसे, तो y यहाँ पर d/2 हो जाएगा, dy बाय ये वाला सेपरेशन। तो ऊपर वाली वेव नीचे वाले से इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल करके पहुंची है, प्लस अगर आप कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच में यहाँ पर देखें तो यहाँ भी पार्ट डिफरेंस आ रहा है, वो भी उसी फॉर्मूले से लिख दूंगा मैं। कैसे लिखूंगा, d
स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, y अगेन d/2 अपॉन कैपिटल D 2d हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले, d²/2d प्लस d²/4d, तो ये कितना हो जाएगा 3d²/4d। अब मैं मिनिमम बनाना चाहता हूँ, मिनिमम वैल्यू चाहता हूँ, तो मिनिमम बनने के लिए कम से कम पार्ट डिफरेंस λ/2 चाहिए। यहाँ से आपके पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2λd/3 रूट के अंदर। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा तो फिर बी वाला गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी इज, जो आपने अभी अभी डी की मिनिमम वैल्यू निकाली है उसके लिए पॉइंट अबाव ओ, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से कुछ y दूरी पर यहाँ कहीं पर सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है, तो थोड़ा सा डायग्राम अपन इरेज कर देते हैं। अब देखो, यहाँ से पहले वेव पहुँची S1 S2 पर, फिर S1 S2 से वहाँ पहुँची। अब मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमम अगर ढूंढ रहा हूँ तो टोटल पार्ट डिफरेंस 0 मिलना चाहिए मुझे वहाँ पर। इसका मतलब इन दो प्लेन्स के बीच में ये वेव इससे जितना ज़्यादा चली होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली उससे उतना ही ज़्यादा अगर मैं चलवा दूंगा तो नेट पार्ट डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो देखें भाई, लिखते हैं अगेन, सिंपल है। ये वाला पार्ट डिफरेंस, ये वेव ऊपर वाली वेव नीचे वाले से कितना एक्स्ट्रा चली थी, dy/d शुड बी इक्वल टू, यहाँ से वहाँ तक में ये उससे कितना चली, इन दोनों के मिड में एक लाइन बनाओ, यहाँ से वो दूरी नापते थे अपन dy/d फॉर्मूले के अंदर, तो y मेरा फॉर्मूले वाइज ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y - d/2 डिवाइड बाई 2d। यहाँ से आप कैलकुलेट करके बहुत इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका जो भी y आएगा वो स्मॉल d की टर्म्स में आएगा, उसमें ये लिखा हुआ है फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ d। तो अपन ने जो d की मिनिमम वैल्यू निकाली थी उसको उठाकर इसमें फाइनली पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए एयर कैविटी ऑफ रेडियस r, ये एक एयर कैविटी है r रेडियस की। यहाँ पर अलग से मैं दिखाऊं, अगर एक लिक्विड की ड्रॉप के अंदर यहाँ पर एक एयर की कैविटी है और ये रेडियस 3r है जहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है ना, यहाँ पर एयर है, आगे लिखा हुआ है, और इसके अंदर r/3 रेडियस का एक बबल है। ये जो है ये r/3 रेडियस का है, एयर कैविटी r रेडियस की है। फिर लिखा हुआ है रेशियो ऑफ गेज प्रेशर एट पॉइंट y, पॉइंट y जो है इस बबल के भी अंदर है, यहाँ कहीं पर पॉइंट y, वहाँ का गेज प्रेशर मतलब किसी भी पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज़्यादा होता है उसको गेज प्रेशर बोलते हैं ना। तो पॉइंट y का एक्सेस प्रेशर बोल दो, गेज प्रेशर बोल दो, और पॉइंट x यहाँ कहीं पर है। तो देखो बहुत सिंपल सवाल, अगर मैं बाहर का प्रेशर P आउटसाइड मान लूँ और पॉइंट x का प्रेशर लिखूँ, x का प्रेशर, तो बाहर का प्रेशर P आउटसाइड, जंप करके अंदर आऊँगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 2T अपॉन रेडियस दैट इज 3r। तो यहाँ से गेज प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर गेज प्रेशर एट पॉइंट x, इसको इधर लेकर आ जाएंगे 2T/3r, मतलब x वाले पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतनी मात्रा में ज़्यादा है। सेम ऐसे ही पॉइंट y पर पहुँचना है मुझे, तो यहाँ से आओ, यहाँ का प्रेशर P आउटसाइड है, जंप करके पहले यहाँ आऊँगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा 2T/ROC इतना। ये जो लिखा है ना ये यहाँ का प्रेशर है। यहाँ से जब मैं यहाँ आऊँगा फिर से मैंने एक थिन फिल्म, एयर फिल्म बोल दो, एक फिल्म है, एक रबर की शीट है, उसको जंप किया है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को जंप करते हैं स्फेरिकल शेप की, तो वापस से 2T/r का डिफरेंस आएगा, और शेप से दिख रहा है कि अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा होगा, तो 2T अपॉन इसकी ROC जो कि r के बराबर है। यहाँ तक आ चुका हूँ मैं, यहाँ का प्रेशर ये जो लिखा हुआ है। अब यहाँ से अंदर जंप करूँगा, ध्यान रखना ये बबल है, बबल के बाहर भी एक स्फेरिकल शीट है, रबर शीट मान सकते हो आप, और एक अंदर भी फिल्म है। तो दो सरफेस को जंप करूँगा तो 4T/ROC r/3 इतना प्रेशर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ये जो लिखा है ये प्रेशर एट पॉइंट y है, तो गेज प्रेशर एट पॉइंट y आ जाएगा मेरे पास, इस P0 को उधर लेकर आ जाओ, 2T/3r प्लस 2T/r प्लस का 12T/r, इसको आप ढंग से अरेंज कर लें जितना भी आ रहा है ये। अब उन्होंने पूछा है आपसे रेशियो बताओ गेज प्रेशर एट y, तो ये जो y पर गेज प्रेशर आया ये डिवाइड बाय x पर जो गेज प्रेशर आया, तो आपका बहुत इजीली आंसर यहाँ से आ जाएगा।
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। टू कॉइल्स ए एंड बी हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस एम हैज़ रेजिस्टेंस आर ईच, ए करंट फ्लोज इन कॉइल ए विच वेरीज विद टाइम टी एज आई ए की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा तुमको, आई ए इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, के आपको दे रखा है कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखो, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू कॉइल बी बिटवीन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू कोई टी टाइम तक। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको अगर आप लैम्बडा निकाल लो तो आपका काम बन जाए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई लिखते हो। आई बात सबको समझ में? तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, तो फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई की वैल्यू यहाँ से डाल दो बेटा, के इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब मैं फाई इनिशियल कह दूँ या फिर कह दूँ फाई एट टी इक्वल टू 0, तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 0। मैं लिखूँ फाई फाइनल, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फाई एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, एम के इंटू टी स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो आपने फाई इनिशियल और फाई फाइनल की वैल्यू निकाल ली। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा फाई बाई आर होती है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर, और ये मैंने डेल्टा फाई निकाल लिया। यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे को यहाँ से डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, एम के इंटू टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एम के इंटू टी स्क्वायर के बराबर। अब मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर के बराबर। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, एम के इंटू टी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। आप इससे कंपेयर करो तो एम के इंटू टी स्क्वायर अपॉन आर, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई आपके पास 1। फ्रॉम हियर लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। बाकी आप इसमें देन 31 लैम्बडा अपॉन 2 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो, 31 इंटू 1 बाय 2, तो कितना हो गया 15.5। ये आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी। मेटल रॉड विद मास 10 ग्राम, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 ग्राम, लेंथ 0.2 मीटर इज सस्पेंडेड बाय 2 लाइट वायर, लेंथ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इन ए मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल टू 2 टेस्ला। ठीक है, ये V की वैल्यू आपको 2t के बराबर दे रखी है, विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है। एक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C इक्वल टू 100 माइक्रोफेराड है, 100 माइक्रोफेराड चार्ज टू ए बोल्ट V इक्वल टू 50 वोल्ट, चार्ज टू ए बोल्ट V इक्वल टू 50 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन, डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू, मतलब आपको किस थीटा तक ये जाएगा वो वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ द रॉड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच क्लोज करी तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता है, F इज इक्वल टू बी आई इंटू एल होता है। अब दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो मैं यहाँ से लिख दूँ एम बी के बराबर इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी। आई बात सबको समझ में? अब सुनो, यहाँ से लिखूँ एम बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एफ की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, वी आई इंटू एल इंटू डी टी।
क्या सबको समझ में आया? अब यहाँ से मैं आई की वैल्यू डाल दूंगा, तो यहाँ से आई की वैल्यू या फिर क्यू की टर्म में लिखूंगा, तो एफ एम बी इज इक्व टू, एक काम करता हूँ और यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है मेरे पास, वी इज इक्व टू √2GH। जहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी, इसको ये L है, थीटा मानूँ तो मेरे पास क्या हो गया, h इज इक्व टू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आया सबको समझ में? तो मेरे को यहाँ से v क्या मिल गया, v इज इक्व टू √2G इंटू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब देखो कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है वो एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पे इसमें लिखूंगा m इंटू वी इज इक्व टू BL इंटीग्रेशन I dt। आप यहाँ से क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन I dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q की टर्म में लिखूंगा, तो इंटीग्रेशन I dt को मैं Q लिख दूँ यहाँ पे, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई मेरे पास, Q के बराबर। तो एम बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इंटीग्रेशन I dt इज इक्व टू Q। तो मेरे को मिल गया एम बी इज इक्व टू बी क्यू इंटू एल के बराबर। यहाँ से मेरे को मिल गया m इंटू, ये v की वैल्यू क्या मिल गई मेरे पास, √2G इंटू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू b q इंटू एल के बराबर। आई बात सबको समझ में? अब यहाँ से थीटा निकाल लूँगा मैं, तो मेरे को पूरा सॉल्व करने पे थीटा की वैल्यू मिलके आएगी 37 डिग्री। देखो इस सवाल को पढ़ते हैं अपन। वन एंड ऑफ ए हैवी रॉड AV कैन स्लाइड अलोंग ए रफ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रॉड CD। ये एक रॉड है AV जो इस CD के अलोंग स्लाइड कर सकती है। यहाँ पे एक ऐसा समझो एक रिंग लगा हुआ है, ठीक है, रॉड CD विच इट इज अटैच्ड बाय ए रिंग, ठीक है, B एंड C आर जॉइंड बाय ए स्ट्रिंग, B और C ये वाला पॉइंट एक स्ट्रिंग से जॉइंड है। इफ AVC इज ए राइट एंगल, ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला क्या है आपका 90 डिग्री। ABC इज ए राइट एंगल एंड अल्फा इज इक्वल टू 37 with the angle between AB and vertical. If rod AV with ring is in equilibrium, then minimum coefficient of friction। अच्छा फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी है आपको, तो 10 लैम्बडा की वैल्यू लिख दो। तो 10 लैम्बडा क्या आ गया, 10 37 अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर 37। 10 लैम्बडा इज इक्व टू 10 37 अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर 37। क्योंकि अल्फा की वैल्यू मेरे को मिल गई यहाँ से, तो यहाँ से यही 10 लैम्बडा ही म्यू है, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, म्यू इज इक्व टू 10 37 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3/4 अपॉन 2 प्लस 9/16। तो ये क्या आ गया मेरे पास 3/4 अपॉन 32 प्लस 9/16। तो ये कितना आ गया मेरे पास 3/4 इंटू 16/41, ये 4 बार गया 12/41। ऐसे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद में जो जो दे रखा है इसमें 3/4 B माइनस A, इसको लिखोगे 3/4 B माइनस A, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 43.50। लिख लो इसको। देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ते पहले, फिगर शोज एन ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक गेट विच कैन ओनली रोटेट क्लॉकवाइज। द गेट विल ओपन इफ h/L इज ग्रेटर देन x। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। बेसिकली आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस वाली रॉड से और इस वाली रॉड से ऐसे समझता हूँ मैं, ठीक है, ये इस तरफ रोटेट कर सकती है। मैं यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू लिख दूँ और इस जगह पे भी टॉर्क की वैल्यू लिख दूँ। तो मैं उसके लिए सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पर किसी बाय डिस्टेंस पर जाकर मैं dy का सेक्शन ले रहा हूँ और इसकी विड्थ ले ली मैंने, ये वाला सेक्शन, ये क्या हो गया इसका b। तो मेरे पास एरिया क्या हो गया इसका b इंटू
डी वाई। प्रेशर की वैल्यू लिखूंगा तो प्रेशर हो गया मेरे पास रो जी इंटू बाय। अब मेरे को पता है प्रेशर इज इक्व टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, P इंटू ए रो जी इंटू वाई बी इंटू डी वाई। ये मेरे को फोर्स की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से जब मैं, अगर तुम देखो तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इससे, तभी ये ओपन होगा। तो मैंने क्या लिख देना, टाउ वन की वैल्यू लिखनी है, टाउ वन इज इक्व टू इंटीग्रेशन, ये हो गया रो जी बाय बी डी वाई इंटू ये वाली टर्म क्या बच जाएगी, एच माइनस वाई। ठीक है, और लिमिट लगेगी 0 टू टोटल एच तक। तो टाउ वन की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो मेरे पास क्या क्या जो कांस्टेंट टर्म है वो लिख दूंगा, रो जी इंटू बी इंटीग्रेशन 0 टू एच, क्या क्या बच गया मेरे पास, बाय एच माइनस बाय डी वाई। तो मेरे को मिल गया टाउ वन इज इक्व टू रो जी बी इंटीग्रेशन 0 टू एच, ये हो गया बाय एच माइनस बाय स्क्वायर डी वाई। यहाँ से लिखूंगा मैं टाउ वन इज इक्व टू रो जी बी और ये हो गया वाई स्क्वायर एच बाई टू, बाई स्क्वायर एच बाई टू माइनस वाई की पावर 3 बाय 3 0 टू एच। तो टाउ वन क्या आ जाएगा मेरे पास, रो जी इंटू बी इंटू ये हो गया एच की पावर 3 बाय 2 माइनस एच की पावर 3 बाय 3। तो मेरे पास टाउ वन की वैल्यू निकल के आएगी रो जी बी इंटू यहाँ पे ये 6 हो गया तो 3 और 2 1, तो ये हो गया h की पावर 3 बाई 6, रो जी h की पावर 3 बाय 6। ये निकल के आया मेरे पास टाउ वन की वैल्यू। दूसरे को देखूँ तो इसके सेंटर पे होगा, तो जो यहाँ पे r क्रॉस f में r की वैल्यू होगी वो l/2 होगी। तो यहाँ से नाउ टाउ टू लिखूँगा। टाउ टू लिखने से पहले मेरे को सबसे पहले जो जो चीज़ें हैं वो लिख लेता हूँ। तो मेरे पास प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो होगा रो जी इंटू एच के बराबर, विड्थ मेरे पास बी है, एरिया मेरे पास एल इंटू बी हो गया। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू आ गई रो जी एच एल इंटू बी। यहाँ से मैं टॉर्क लिखूंगा टाउ टू इज इक्व टू इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं, यहाँ से टाउ इज इक्व टू आर क्रॉस एफ लिख दूंगा, रो जी एच इंटू एल इंटू बी इंटू एल बाई टू। जो मेरे पास आर होगा वो एल बाई टू हो जाएगा। तो मेरे पास टाउ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो जी बी एच एल स्क्वायर बाय 2, ये आ गया मेरे पास टाउ टू। आई बात सबको समझ में, रो जी बी एल स्क्वायर बाई 2। अब मेरे को कंडीशन क्या है कि टाउ वन शुड बी ग्रेटर देन टाउ टू, तो ये दोनों वैल्यू को लिखूँ यहाँ से, रो जी बी एच की पावर 3 बाई 6 शुड बी ग्रेटर देन रो जी बी एच एल स्क्वायर बाय 2। क्या क्या कट रहा है मेरा, देखो रो जी बी और ये एच स्क्वायर बच गया, तो मेरे पास रो जी बी, तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ से, ये 3 रह गया, तो एच स्क्वायर बाय 3 शुड बी ग्रेटर देन एल स्क्वायर यही वाली टर्म बचेगी मेरे पास। यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, h बाई एल, तो h बाई एल शुड बी ग्रेटर देन √3। आई बात सबको समझ में, h बाई एल की वैल्यू √3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो
ये वाली टर्म मेरे को क्या मिल जाएगा, x इज इक्व टू √3। यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, h/l शुड बी ग्रेटर देन x, h/l शुड बी ग्रेटर देन √3, तो x की वैल्यू आ गई √3, x इज इक्व टू क्या 1.732 1.732, और तुमको वैल्यू किसकी पूछी है 10x की, तो 10x क्या आ गया बेटा 17.32, ये तुम्हारा आंसर हो जाना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या किया, इस पे और इस पे दोनों पे टॉर्क की वैल्यू लिखी। मैंने ये देख लिया कि अगर मेरा T1 ज़्यादा होगा तभी ये ऐसे होगा, तो मैंने पहले T1 की वैल्यू निकाली, मतलब τ1 की वैल्यू जो निकाली, τ1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे R और F दोनों चाहिए। R देख लिया मैंने, मेरे पास H माइनस बाय मिल गया। F की वैल्यू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया में तुझे फोर्स की वैल्यू मिली, फोर्स की वैल्यू मिली, यहाँ से एरिया मिल गया, यहाँ पे तेरे को फोर्स मिला, ये नेट प्रेशर, और प्रेशर की वैल्यू ρg इंटू बाई एरिया मिल गया, तो फोर्स की वैल्यू मिली। यहाँ से टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F लिखा तूने, उसमें ये पूरी वैल्यू डाली और इंटीग्रेट किया 0 to h तक, क्योंकि मैंने इसका छोटा सेक्शन लिया और इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगा। इस वाले में सेंटर पे लग जाएगा, तो ये वाले क्या हो गया l/2, तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट ही l/2। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से 10x की वैल्यू 17.32 आ जाएगी। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। When the gap is closed without placing any object in the screw gauge whose least count is 0.05, आपको least count दे रखा है mm, the fifth division on its circular scale coincide with the reference line on main scale। ठीक है, when a small sphere is placed then reading on the main scale advances by 4, मतलब 4 ये प्लस में आएगा, जो मेरे को रीडिंग आएगी उसमें, where as 25th division on its circular scale reading advances by 5 times the corresponding reading। When no object was placed, there are 200 division on the circular scale, the diameter of the sphere is, आपको स्फीयर का डायमीटर पता करना है। ठीक है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए। अब एक्चुअल वैल्यू को क्या लिखते हो, अगर आप देखो एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एरर। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है इसने, लीस्ट काउंट कितना है 0.05। ठीक है, लीस्ट काउंट की वैल्यू आपको 0.05 दे रखी है, तो आपको एरर की वैल्यू मिल जाएगी 5 टाइम्स। तो एरर कितना हो गया तुम्हारे पास, एरर इज इक्वल टू 5 इंटू 0.05, तो कितना हो गया 0.25। आई बात समझ में। अब तुम्हें चाहिए ऑब्जर्व वैल्यू की वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू जो आए उसकी रीडिंग तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब वो क्या आएगी, 4 प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ ऑब्जर्व वैल्यू, जो मैंने कह रखा था पहले 4 डिवीजन, ये एक्स्ट्रा है, तो क्या दे रखा है 4 प्लस, तुम्हारे पास दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है 0 पॉइंट कितने टाइम से 25 टाइम, 25 इंटू कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4 डिवीजन वेयर 25 ऑन ए सर्कुलर स्केल बाय 5 टाइम्स करस्पॉन्डिंग 0 पॉइंट, ये मिल गया तेरे को 0.25, सॉरी 0.005। ठीक है, तो ये मिल गया तेरे को 4 प्लस 0.125, ये वैल्यू आ जाएगी 4.125। ये वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे, तो मेरे पास आई जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4.125 माइनस एरर कितना है 0.25। यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। और x की टर्म में पूछा है इसने, तो x की टर्म में पूछा है, तो ये कितना मिल जाएगा 4.10 mm, 4.10 mm। अब x की टर्म में निकाल लेंगे अपन, x की टर्म में मिलेगी वो वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू तुम्हारे पास 41, सो x इज इक्वल टू कितना 41। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन मैच द कॉलम क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो पुट करते हुए चलते हैं।
an oscillating LC circuit, F is frequency of oscillation and E is energy of oscillation. When inductor has no current, it can be suddenly pulled or pushed to change the inductance. अच्छा LC सर्किट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो बेटा, E इज इक्व टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C. ठीक है. Photons of frequency F are incident on a plate F. E is maximum energy of liberated photoelectrons. E is equals to h nu minus phi. ठीक है. तीसरा वाला आगे स्टेटमेंट देखते हैं. ए block is oscillating on a smooth surface. Its frequency of oscillation is f and energy of oscillation is E. इसमें क्या लिखते हो, E इज इक्व टू हाफ के ए स्क्वायर. ये एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट है. अब देखो अगर आप एक एक पे जाओ तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इफ एफ इंक्रीजेज ई इंक्रीजेज, इफ एफ इंक्रीजेज ई डिक्रीजेज, और इफ एफ डिक्रीजेज ई इंक्रीजेज, इफ एफ चेंजेज ई रिमेन सेम. तो पहले वाले के लिए एस हो गया, तो आप ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दोगे. ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करके आपके पास ए बी और सी में से ऑप्शन बचा. आगे देखता हूँ. दूसरा वाला मैं देखूँ तो इसने क्या दे रखा है, ई इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, मतलब एफ माइनस फाइव. अगर ई में चेंज आ रहा है तो इसमें भी चेंज आ रहा है. इसका मतलब आप क्या कह दोगे इसमें कि दूसरे वाले ऑप्शन में आपका पहला करेक्ट हो जाएगा. तो इस वाले केस में आप ये कह दोगे कि इसके लिए P करेक्ट है. P करेक्ट है तो आप यहाँ से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, नहीं कर पाओगे. अभी तक कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, तो दूसरे वाले में आप क्या कह दोगे, P. A में क्या लिख दिया मैंने, S. B में क्या लिख दिया मैंने, P. तीसरा वाला देखता हूँ, C वाला. C वाले में अगर मैं देखूँ तो ए ब्लॉक हाफ के ए स्क्वायर, तो इसमें आपका क्या हो गया, ये तो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. मतलब ऑप्शन नंबर सी में आपका एस आ गया. ऑप्शन नंबर सी में ये एक तरीका होता है बेटा क्वेश्चंस को करने का, जिससे आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सको ऑप्शंस को. ये क्वेश्चंस को देख के ये मैच द कॉलम में जो मैच कर गया आपका, उसके हिसाब से आप टाइम बचा सकते हो और ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो. जैसे ही सी में एस आया तो तूने इसको गलत कर दिया, इसको गलत कर दिया, ये ऑलरेडी गलत हो चुका था, आपका आंसर भी आ जाएगा. ठीक है, चलो. देखो ये 50 नंबर क्वेश्चन कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है. फिर से आपको हमेशा कॉलम मैचिंग क्वेश्चन में सबसे पहले ये सोचना है कि इसके ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है. ठीक है. कॉलम 1 गिव्स सर्टेन सिचुएशन इन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज changed by different means. Column 2 gives resulting effect under different conditions. Match the statement in column 1 with the corresponding statement in column 2 and indicate your answer by. ठीक है, ठीक है. The plate of a plane parallel capacitor are slowly pulled. मतलब उनके बीच की डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, तो then the magnitude of electric field intensity inside the capacitor. अच्छा, E इज इक्व टू V अपॉन डी. अगर मैं यहाँ पर V कांस्टेंट रख रहा हूँ तो मेरे पास D मेरा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, D मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो E मेरा क्या होना चाहिए, डिक्रीज. तो इंक्रीजेज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट चार्ज, नहीं. डिक्रीजेज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट चार्ज, नहीं. यहाँ पे तो V है. आगे इंक्रीजेज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं. डिक्रीजेज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये वाला तो S हो गया इसमें. तो आपका अच्छा चारों ही हो सकते हैं अभी. तो पहले वाले में मेरा ऑप्शन क्या हो गया, S. दूसरा वाला देखता हूँ बेटा. दूसरा वाला, the plate of a plane parallel plate capacitor are slowly pulled apart, then the potential energy stored in the capacitor. potential energy को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, q स्क्वायर अपॉन 2c.
एक तो ये लिख दूंगा, एक हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो मैं Q और इसके Q और V पे देख रहा हूँ, मैं Q और V पे देख रहा हूँ, तो मेरा एक तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, इंक्रीजेज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट चार्ज। ठीक है, पहला वाला तो मेरा सही हो जाएगा इसमें। तो मेरे पास P हुआ तो ये कट गया, ठीक है, P हुआ तो अब मेरे पास A, C और D बच गया। अब आगे वाला देखता हूँ, दूसरा क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। अब मैं V की बात करूँ तो फोर्थ ऑप्शन को पढ़ता हूँ, यहाँ से डिक्रीजेज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ से ये वाला भी आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले में क्या हो गया, P और S, और ये पहले वाले में क्या आया आपका P, वो S, इस वाले में क्या आ गया था S। तो ये हो गया S, ये हो गया P और S। अब ऑप्शन में देखो, S P S ये तो हट ही गया, S P ये कट गया। अब ये दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ो, तीसरा वाला पढ़ो आप। द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर फील्ड प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस। तो ये वाले में आपके पास ऑप्शन में क्या आ गया, इंक्रीजेस। तो तेरे पास R वाला इंक्रीजेज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल, तो ये सही हो गया R। इसमें C में एक तो R आया। अब चेक करो कि C में R किस किस में है, इन दोनों में से P और R, ये R दोनों में सही है। अब P और Q में चेक करते हैं। P वाले देखो, इंक्रीजेज इफ द कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट चार्ज, ये सही है। तो P वाला सही है, तो तेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो गया, P और R, इसमें P भी सही है। तो P और R सही हुआ तो तू क्या एलिमिनेट कर सकता है, Q R, ये वाली टर्म एलिमिनेट कर, तेरा आंसर आ गया A। आई बात सबको समझ में, ठीक है। हाँ, इस वाले में देखते हैं अपन को, फिर से मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्वेशंस दे रखी है और ये किसकी इक्वेशन है, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है बस। तो पहली इक्वेशन देख के अपन को लग रहा है y इक्वस टू साइन 1000t कॉस स्क्वायर t, ये तो बीट की इक्वेशन है, बीट यहाँ से है, तो ये वाला में आ गया आपका 3, और ये स्टैंडिंग वेव ये आ गया 2, ये तो फालतू है, ये आ गया तेरा 4, और बचा तेरा 1। तो ऑप्शन में क्या हो जाना है तेरा 3 2 4 1। चेक करो, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू।